हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं सी अविनाश गुप्ता टॉपर्स के 12th क्लास चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग आजकल, आपको पता है कि 12th के स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके। आई नो कि बीच में कुछ क्लास में आपको 2 क्लास में गैप आया, लेकिन अगेन अविनाश गुप्ता आपके स्वागत के लिए फिर तैयार हैं और उम्मीद है इन क्लासेस से आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, एनपीओ एक ऐसा चैप्टर जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, उनको लगता है कि इसको ऐसे मैनेज करें कि वैसे मैनेज करें। सारे टीचर्स की पढ़ाने की अलग टेक्निक्स होती है, किताबों में कुछ अलग तरह से दिया होता है। तो मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाए जिससे कि बच्चों को उन्हीं चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो मैं देखते हैं उससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप अगर उसको अप्लाई करें तो रियली आपको बहुत फ़ायदा होगा, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, एनपीओ में आपको बैलेंस शीट जो टैली करनी होती है, श्योरली आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी, ये बात आप मान के चलिए, प्रोवाइडेड आप इन क्लासेस को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करें, वॉच करें। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके साथ ये बताया, आप डिस्कस किया एनपीओ क्या होता है, आपको बताया कि एनपीओ की सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आती है, हमने डिस्कस किया उनके एक्सपेंसेस क्या हैं, साथ में हमने डिस्कस किया कि वे कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो कि एक एनपीओ यूज़ करते हैं। इसके सीरीज़ में मैंने आपके साथ आपको लास्ट क्लास में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाया था। अब मैं आपको इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके फॉर्मेट की चर्चा करते हैं कि ये क्या होना चाहिए, है ना। अगर ये फॉर्मेट आता होगा तो आगे का काम आप कर ही लोगे। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों, लेट्स सपोज हमारे क्लब का नाम है फ्रेंड्स क्लब। तो सबसे ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम फ्रेंड्स क्लब। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी स्टेटमेंट को आप बनाएं तो मेंशन द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर whom यू आर प्रिपेयरिंग इट। हाँ, इसके बाद हम क्या बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और देन आफ्टर दैट लास्ट में फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2021। वी अज्यूम दैट इस डेट को हमारा ईयर एंड हो रहा है। दिस साइड expenditure, this side incomes, amount debit, amount credit. Okay friends, now आपको याद होगा मैंने आपको बहुत सारे खर्चों के बारे में बताया था, और यहाँ पर जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है, आपको पता है। बैलेंस शीट दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। हमारे क्लब का नाम है, क्या है, फ्रेंड्स क्लब। क्या बना रहे हैं हम लोग, बैलेंस शीट।
एज ऑन, आपको पता होगा कि डेट कैसे लिखते हैं, एज ऑन 31 दिसंबर 2020। बैलेंस शीट, एसेट्स, liabilities, amount in terms of rupees, ठीक है। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। हम लोगों ने जिस सीक्वेंस में इसके इनकम्स को लिया था, डिस्कस किया था, हम उसी सीक्वेंस में इसको लेकर चलते हैं। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपने देखा होगा उस बैलेंस शीट में आप सबसे पहले क्या लिखते हो, अगर आपको याद हो। आप सबसे पहले क्या लिखते हो वहां पर, कैपिटल, राइट। कैपिटल यानी मालिकों का पैसा। अब आपको पता है कि क्लब का कोई मालिक तो है नहीं, ठीक है। यहां तो बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर एक पैसा इकट्ठा किया। सो दोस्तों, उनके द्वारा दिए गए, जो इनिशियली जिन लोगों ने इस क्लब को स्टार्ट किया, उनके द्वारा जो दिया गया कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को हम लोग एनपीओ की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के नाम से शो करते हैं। किस नाम से शो करते हैं बेटा? कैपिटल फंड। तो यानी हमें सबसे पहला आइटम मिला कैपिटल फंड। एक एनपीओ के बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको कैपिटल फंड मिलेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद अब आ जाते हैं उनकी जो इनकम्स आ रही थी। आपको याद होगा सबसे पहले हम लोग एंट्रेंस फीस से मुलाकात हुई थी हमारी। जो एंट्रेंस फीस है उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था कि आप एक बार दीजिए और मल्टीपल टाइम आप क्लब में आके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। सर्विसेज यू वोंट गेट, आपको केवल यहाँ पर आके इंस्पेक्शन करने की परमिशन होगी। तो साहब इंस्पेक्शन जो एंट्रेंस फीस है वो है तो आपकी रिसीट, तो एक तरह से इनकम हो गई। लेकिन आपको याद रखना है कि कोई भी इनकम के दो हिस्से हो सकते हैं, एक वो जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा और एक जिसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा। अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है, एक साल के लिए बेनिफिट मिल रहा है, यानी एक साल तक बेनिफिट देना है, तो आप उसे शॉर्ट टर्म मानेंगे और उसको आप इनकम में दिखाएंगे। अगर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट की चीज़ है तो आप उसको कैपिटल फंड में संभाल के रखिए। देखिए, जनरली हम एक मेंबर से एंट्रेंस फीस एक बार ही लेते ही एक बार हैं। तो इन जनरली क्या होता है कि जो आपका एंट्रेंस फीस है, जो हमारे अकाउंटेंट हैं वो जनरली उसको कैपिटल फंड में ही ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं दोस्तों? कैपिटल फंड में। तो हम लोग एंट्रेंस फी, क्योंकि वन टाइम है, बार बार नहीं मिलेगी। लेकिन सुनो, कुछ क्लब हैं जो दूसरे क्लब आए, दूसरा क्लब कहता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि साहब ऐसा है कि इसके बदले में हम इनको मल्टीपल टाइम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि इस एंट्रेंस फीस का 100% हिस्सा बैलेंस शीट में रख रखिए, इसका कुछ हिस्सा आप इसको इनकम में भी दिखाइए, सो दैट उसके अगेंस्ट जो खर्चे, मान लो वो कोल्ड ड्रिंक तो पिएगा ना, पानी तो पिएगा ना, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा खर्चा हो सकता है। इसीलिए कुछ लोग इस एंट्रेंस फीस का कुछ हिस्सा कभी कभी यहाँ भी रख लेते हैं, जिसे हम लोग इनकम कहते हैं। तो यानी कुल मिला के हमने ये सीखा कि एंट्रेंस फीस को हम लोग दो जगह दिखा सकते हैं, आइदर इन द बैलेंस शीट ऐड टू द कैपिटल फंड, या फिर हम इसको इनकम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये एक पहला आइटम पता लगा जिसको हमें ऐसे ट्रीट करना है, राइट। फर्स्ट आइटम को ऐसे ट्रीट करना है, इनकम या फिर पार्शियल इनकम एंड पार्शियल कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो उसको हम कैपिटल रिसीट कह सकते हैं। ये वर्ड आपके लिए मैं समझता हूँ कि फैमिलियर हो गए आप इस वर्ड से, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कैपिटल रिसीट को। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, उसका नाम है मेंबरशिप फी। आपको याद होगा एंट्रेंस फीस के बाद हमने उनसे कहा था भाई मेंबरशिप फ़ी दो, अगर आप रेगुलरली हमारे क्लब में आना चाहते हैं। उन्होंने मेंबरशिप फ़ी दी, तो मेंबरशिप फ़ी दी तो आपको पता है कि मेंबरशिप फ़ी दो तरह की होती है।
एक थी एनुअल मेंबरशिप फी, हाँ ना। अब आपके विचार से क्या लगता है आपको, ये जो एनुअल मेंबरशिप फी है ये कहाँ दिखाई जानी चाहिए, ये कहाँ आनी चाहिए, बताओ, व्हाट डू यू थिंक। ये मेंबरशिप फी आपको पता है, इसके बदले में मेंबर फ्रिक्वेंटली हमारे क्लब में आते रहेंगे, हमारी सर्विसेज को एंजॉय करते रहेंगे। इसीलिए जो मेंबरशिप फी है उसको हम लोग, अगर एनुअल है तो हम लोग उसको इनकम मानकर इनकम साइड दिखाते हैं बाय मेंबरशिप फी। कौन सी वाली, एनुअल वाली, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर लेकिन मान लो लाइफ टाइम के लिए मिला, हाँ लाइफ टाइम के मिला तो दो व्यू चलते हैं यहाँ पर भी। एक व्यू कहता है कि चूंकि अब ज़िंदगी भर वो सर्विस लेता रहेगा, इसीलिए अब वो हमारा ज़िंदगी भर का दामाद बन गया, तो इसीलिए हम उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी को हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर दें, ठीक है। लेकिन एक दूसरा व्यू आया, उसने कहा ठीक है लाइफ टाइम के लिए मेंबर तो है लेकिन वो हर साल सर्विस तो लेगा ना। तो दूसरा व्यू आता है, वो क्या कहता है कि इस लाइफ टाइम मेंबरशिप फी का कुछ हिस्सा हर साल इनकम में भी शिफ्ट करते रहिए। तो उस केस में क्या होगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप का जो हिस्सा आप इनकम के तौर पे ट्रीट करना चाहते हैं वो आप अपने इनकम अकाउंट में दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, ठीक है दोस्तों। ये आप लाइफ टाइम मेंबरशिप फी को ऐसे ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पर क्लब की पॉलिसी क्या है उस पर डिपेंड करेगा, क्लब जो पॉलिसी जो रखता है। अगर क्लब की पॉलिसी कुछ नहीं कहती, साइलेंट है, तो वहाँ पर आपकी मर्जी चलेगी। आप चाहे तो 100% उसको कैपिटल रिसीट मानकर उसको कैपिटल फंड में ऐड करें, या फिर उसको आप 50-50 या जो आपके मन में आता है वो आप रेशियो बना सकते हैं। बस नीचे आप अजम्पशन लिख देंगे कि मैंने इस मेंबरशिप फी को इस तरह से ट्रीट किया था। आगे चल के जब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको और क्लैरिटी आएगी। अभी मैं आपके साथ केवल डिस्कशन कर रहा हूँ कि कोई पार्टिकुलर आइटम आपको कहाँ पर दिखाना है। सो दोस्तों, हम लोगों ने अब तक 2 आइटम्स के बारे में बात की, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। याद करो इसके बाद तीसरा आइटम कौन सा था बेटा, यू रिमेंबर द थर्ड आइटम, व्हाट वाज द थर्ड आइटम, किसी को याद है? थर्ड आइटम था, यस सर याद है, क्या था वो बताओ। यस दोस्तों, उसका नाम था सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल बच्चों, सब्सक्रिप्शन को आपके हिसाब से कहाँ लाना चाहिए, जल्दी बताओ। पर्पस ढूंढो। आपको कभी भी अगर कंफ्यूजन है तो यू थिंक द पर्पस, आप उसके बदले करने क्या वाले हो। आप उसके बदले सर्विस 1 साल प्रोवाइड करोगे या आप लाइफ टाइम प्रोवाइड करोगे। ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन, और दूसरी बात एक और है, वो इनकम आपको बार बार मिलने वाली है या एक ही बार मिलके बस अब खत्म हो चुका है। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट है जिसके बदले में हमारे मेंबर रेगुलरली हमसे सर्विस लेते रहेंगे, है ना। डिपेंड करता है क्लब की पॉलिसी क्या है, उसके बदले कितनी सर्विसेज देने का हमारा टारगेट है, लेकिन हम लोग रेगुलरली कंटिन्यूसली उनको सर्विस देते रहेंगे और हर साल उनसे पैसे लेते रहेंगे। चूँकि ये रिकरिंग अमाउंट है, हर साल मिलेगा, इसलिए आप क्या समझते हो? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है बच्चों, ये रिकरिंग अमाउंट है, हर साल आएगा, तो मैं इसको रेगुलर इनकम मानते हुए सब्सक्रिप्शन को हम लोग इनकम में दिखा देंगे। समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो। यस सर आ रहा है। हाँ बेटे आना तो चाहिए, है ना। लो तो दोस्तों, हमें एक और इनकम पता लगी, सब्सक्रिप्शन भी हो गया। अब आया अगला इनकम। नेक्स्ट इनकम क्या थी याद करो। एक इनकम थी डोनेशन। आपको याद होगा कि डोनेशन स्पेशल ने दो तरह के डोनेशन थे। हालांकि डोनेशन की अकाउंटिंग का एक बड़ा हिस्सा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 2 तरह के डोनेशन थे, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेशल डोनेशन। ठीक है, जनरल डोनेशन भी 2 तरह का था। जनरल डोनेशन कौन सा था? जिसमें
डोनेशन देने वाला इंसान कहता है जी हमें आप पे भरोसा है, कीप दिस मनी एंड जैसे चाहे वैसे खर्च करो, वो पर्पस नहीं बता रहा, उससे हमारे ऊपर यकीन है। तो बच्चों जनरल डोनेशन आपको जनरली दो तरह का मिलेगा, एक स्मॉल अमाउंट और एक हैवी अमाउंट। अब आप कहोगे सर जी स्मॉल अमाउंट कितने रुपए हो सकता है? बेटे ये कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है कि हम किसी इंसान से कहें बताओ कितना वजन तुम्हारे लिए ज़्यादा है या कितना कम है ना? आपको पता है कि हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है। तो ऐसे ही ये जो डोनेशन है, डोनेशन बड़ा है या छोटा है, इट विल डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ द क्लब, और क्लब के पास किस तरह की रिसीट्स आ रही हैं। लेकिन मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि डोनेशन जो है, अच्छा आपके विचार से डोनेशन कहाँ आना चाहिए? मैं कुछ सेकंड देता हूँ आपको सोचने के लिए, आप लोग दिमाग लगाओ कि अकॉर्डिंग टू यू एट विच प्लेस दिस डोनेशन विल बी रिफ्लेक्टेड। जल्दी से सोचो बेटा, जल्दी से दिमाग लगाओ। वेयर इट शुड बी प्रेजेंटेड, बताओ। हाँ जी, आई थिंक आपने इस पे थॉट दिया होगा, सोच लिया। आइए अब देखते हैं कि आपने जो सोचा है वो सही है या गलत है। दोस्तों देखो मैं डोनेशन कहाँ लिख रहा हूँ, मैंने कहाँ लिखा? अब कुछ लोग खुश हो गए होंगे और कुछ लोग उदास हो गए होंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली डोनेशन उन्होंने यहाँ नहीं लिखा होगा, है ना? आइए अब देखिए मैं आगे क्या करता हूँ। देखो मैंने डोनेशन कहाँ लिख दिया, ये देखो मैंने कहाँ लिखा है। अब आप कहोगे सर आप तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, है ना? कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। आप ये सोचो मैंने क्या किया, मैंने डोनेशन दोनों जगह लिखा है। सर जी दोनों जगह कैसे आ सकता है? आओ बताता हूँ। देखो अगर ये स्मॉल अमाउंट है तो ये इसका मतलब है कि आप एक साल के अंदर इसको खर्च कर लोगे तो इसको श्योरली इनकम में दिखाना चाहिए। इफ़ इट्स ऑफ हैवी अमाउंट, मान लो कोई बंदा आपको 10 लाख रुपए का डोनेशन दे के चला गया कि साहब 10 लाख रुपए, आप पूछोगे कोई पर्पस, वो कहेगा सर पर्पस आप खुद डिसाइड करो ना, हमें आप पे यकीन है। तो उस केस में वो रकम इतनी छोटी, चाहे कितना ही बड़ा क्लब क्यों ना हो, 10 लाख इज़ वेरी हैवी अमाउंट, तो उस केस में श्योरली वो अमाउंट आप बैलेंस शीट में दिखाओगे कैपिटल फंड में ऐड करके, क्योंकि इतने बड़े रकम की खर्च करने के लिए हमें प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे खर्च करें। इसीलिए डोनेशन अगर हैवी अमाउंट है तो श्योरली आप इसे कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में। हैवी अमाउंट, ठीक है दोस्तों। सो हैवी अमाउंट ऑलवेज बैलेंस शीट, और स्मॉल अमाउंट होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। आगे बढ़ें। तो दोस्तों हमने एंट्रेंस फीस की बात कर ली, हमने मेंबरशिप फ़ी की बात कर ली, हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी की बात की, हमने सब्सक्रिप्शन की बात कर ली, हमने डोनेशन की बात कर ली। और याद करो और कौन सा आप चाहे तो अपने जो आपको मैंने नोट्स लिखवाए थे आप वहाँ से देख सकते हो। कुछ और भी इनकम थी जो कि एक क्लब को मिलती है, कुछ और रिसीट भी थी जो एक क्लब को मिल सकती हो, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो। याद आया? नहीं याद आया? कोई बात नहीं बेटा, ऐसी क्या बात है, मैं बताता हूँ ना। वो याद है आपको, अगर किसी ने कंटिन्यूसली इन क्लासेस को देखा है तो याद होगा वो आत्मा राम जी जो आए थे, ये क्या थे 5,000 करोड़ की दौलत जिनके पास थी और वो देकर चले गए, तो उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ ऑल ऑफ माई वेल्थ विल बिलोंग दिस क्लब आफ्टर माई डेथ, है ना। हमने पूछा कोई पर्पज़ है? बोले नहीं जी, हम विल के थ्रू लिख के चले जा रहे हैं, और बिल के थ्रू उन्होंने सारा पैसा हमें दे दिया, अपनी सारी संपत्ति। उसको कहते हैं क्या? याद आया? उसको हम लोग लेगेसी कहते हैं। दोस्तों व्हाट डू यू थिंक हाउ लेगेसी शुड बी ट्रीटेड? कहाँ पर दिखाया जाना चाहिए इसको? यार सोचो जरा, दिमाग लगाओ। लेगेसी जनरली हैवी अमाउंट होता है, और हैवी अमाउंट आप सोच के देखो उसको कैसे खर्च करोगे। आप छोटी चीज़ों में तो खर्च करने से रहे, ठीक है ना। आप ऑब्वियसली उसके लिए प्लान करोगे, और हैवी अमाउंट है तो याद रखिए
वो हमेशा प्लान करके खर्च होगा और उसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो हमारा एक और खर्चा आ गया, एक और अमाउंट आ गया, एक और इनकम आ गई लीगेसी, यानी लीगेसी भी एक हैवी अमाउंट है, तो उसको हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। एक बात और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर बता देता हूँ, मैंने इसे भी बताया आज ही की क्लास में, अगर इनकम रेगुलरली आ रही है, अगर कंटिन्यूसली आती है, तो उस इनकम को आप श्योरली कहाँ दिखाओ, आप उस इनकम को श्योरली आप उसको इनकम में दिखाइए। जैसे आपको याद होगा एक थी लॉकर रेंट नाम की इनकम, तो लॉकर रेंट का क्या करोगे, लॉकर रेंट तो श्योरली क्योंकि बार बार आएगी, लॉकर रेंट नाम की इनकम आप हमेशा यहाँ दिखाओगे, ठीक है। और क्या इनकम थी, और उसके बाद इनके अलावा इनकी सेल ऑफ, आपको याद होगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आपको पता न्यूज़पेपर तो रेगुलरली बिकते रहेंगे, पुरानी रद्दी निकलती रहेगी, पुराने मैगजीन्स निकलती रहेंगी, रेगुलर इनकम है, सो इनकम साइड दिखाई जानी चाहिए, सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, है ना। इसके अलावा दोस्तों और क्या थी इनकम, पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल उनका बिकता रहता है ना, तो उसको वो लोग कबाड़ के रेट में बेचते हैं, स्क्रैप के रेट में बेचते हैं, तो सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो चुकी होती है। पुराने बैट्स हैं, पुराने बॉल हैं, पुराने बैडमिंटन के रैकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आदमी कब बेचता है, ये सारी चीज़ें तब बेचता है जब वो बिल्कुल आपको लगता है कि आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज़लेस हो चुके हैं। तो यूज़लेस हो चुके तो आपके हिसाब से तो जीरो हो गए ना, 0 रुपये की चीज़ आपने जितने में बेची वो सारा आपका गेन है और वो आप यहीं दिखाओगे, ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या इनकम हो सकती है, देखो जल्दी से सोचो, ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ, और इनकम कोई याद आ रही हो तो बताओ। आया समझ में, नहीं आया, मैं बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा मैंने कहा था कुछ रेगुलर इनकम, जो नॉर्मल इनकम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है वो इनको भी मिल सकती हैं। जैसे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसके ऊपर डिविडेंड मिल सकता है, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। सर मतलब एनपीओ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं? बेटा बिल्कुल, एनपीओ मैंने बताया तो था, एनपीओ के पास जो भी पैसे आते हैं वो करना है क्या, उसका वो है किस लिए, वो सर्विस के लिए है, या तो वो उससे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कोई एसेट खरीदते हैं, नहीं होता तो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसका इंटरेस्ट आता रहता है, वो उससे क्लब की एनपीओज़ की ट्रस्ट की एक्टिविटीज चलती रहती हैं, क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ पैसे से चलती है ना। सो इंटरेस्ट आ गया, और क्या हो सकता है सोचिए। इसके अलावा आपको याद होगा हमने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे दी तो रेंट मिलने लगा, तो रेंट भी आ सकता है ना। हमने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर इनकम आने लगी। और क्या हो सकता है इसके अलावा, और सोचिए हम कोई स्पेशल इवेंट करते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट हुआ, तो लिख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम। मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी दोस्तों, कुछ याद करो कौन कौन सी इनकम थी। जैसे पहली इनकम, हमने कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, तो रेस्टोरेंट से प्रॉफिट होने लगा। और क्या हो सकता है बेटा, रेस्टोरेंट के अलावा हमने कोई बार काउंटर खोल दिया, तो हमने बार ट्रेडिंग चलाया, वहाँ से प्रॉफिट होने लगा। हमने कोई स्पेशल इवेंट की, याद है वो क्रिकेट मैच हुआ था, तो प्रॉफिट फ्रॉम कोई स्पेशल इवेंट, कोई फेयर है, कोई मैच है, वहाँ से भी प्रॉफिट होने लगा, तो हम उसको भी दिखा सकते हैं, है ना भाई, एग्री करते हो? हेलो बच्चों, यानी किसी भी तरह का प्रॉफिट आए वो सारा का सारा प्रॉफिट हम अपनी इनकम में दिखाते रहेंगे।
गुड मॉर्निंग, बीच बीच में आपको जगाता रहूँगा गुड मॉर्निंग बोलकर, है ना बच्चों। ये मेरी आदत है, तो रेड जो बच्चे बैठे हैं वो जागते रहें, क्योंकि बीच बीच में आपका दिमाग इधर उधर जाता रहता है। तो कोई भी ऐसा माध्यम जिसके थ्रू आपसे कनेक्ट किया जा सके आपको बार बार। मेरी लाइव क्लासेस में बच्चों को मैं सोने नहीं देता, मेरी क्लास में सोना अलाउड नहीं है ना। आप बस जागृत रहिए और एंजॉय करिए। अब बच्चों ये तो इनकम की बात हो गई, इसके अलावा कोई भी और इनकम आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि इतनी है, कोई भी इनकम आ जाए वो यहाँ आएगी। कोई भी रिसीट आ जाए वो दो तरह से हो सकती है, आइदर इट्स अ कैपिटल रिसीट आइदर और इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। अगर कैपिटल नेचर की है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना है, ऑब्वियसली इट शुड बी एडेड टू द कैपिटल फंड। और अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट देना इज द पर्पज, तो आप उसको हमेशा इनकम में दिखाओ एज रेगुलर इनकम। सो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग एक्सपेंडिचर की साइड चलते हैं। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर को कैसे हैंडल करना है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने क्लब के एक्सपेंसेस को दो तरह की कैटेगरी में बांटा था। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, मैंने क्लब के खर्चों को दो पार्ट में बांटा था। एक तो थे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल जब मैं कहता हूं तो क्या मतलब था, जो कि एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे होते हैं, और एक थे स्पेशल खर्चे, है ना। तो खर्चा तो भाई खर्चा ही है ना। जनरल खर्चों के बारे में मैं दोबारा से बात नहीं करता। जितने भी जनरल एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर में ले आओ। जनरल एक्सपेंसेस। स्पेशल क्या थे, याद है? अगर आपको याद हो कि क्लब के स्पेशल खर्चे क्या हो सकते हैं, जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्लब किसी दूसरे क्लब की मेंबरशिप ले सकता है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप उसकी क्या करोगे बताओ भाई, क्या करोगे? मेंबरशिप फी देंगे, है ना। ये भी खर्चा हो गया, यस और नो। सो मेंबरशिप फी हमने खर्चा दे दिया। और क्या खर्चा हो सकता है भाई, रिमेंबर इट, है ना। सोचो सोचो सोचो, हमने किसी पर्सन को स्पेशली अपने क्लब में इनवाइट किया, किस लिए? सो दैट हमारे क्लब का भी स्टेटस चेंज हो जाए, स्टेटस बढ़िया हो जाए। जो अगर हाई लेवल हाई प्रोफाइल लोग, बिग शॉट जिनको कहते हैं, वो लोग हमारे क्लब में आएँ, तो उससे क्या होगा, हमारे एनजीओ की, हमारे क्लब की, हमारी ट्रस्ट की वैल्यू बढ़ती है ना। तो उनको हम लोग ऑनर करने, उनके लेवल से हम ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते, तो उनको ऑनर करने के लिए हम कुछ अमाउंट देते हैं। आपको पता होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं। याद करो याद करो याद करो बच्चों, क्या था उसका नाम? यस दोस्तों, बताओ जल्दी से, याद आ रहा है उसका नाम? आप चाहो तो अपनी कॉपी में देख सकते हो। बिल्कुल ठीक याद आया कुछ लोगों को, यस, ऑनोरेरियम। ऑनरेरियम पेड, किसी का ऑनर करने के लिए पैसे दिए गए तो ऑनरेरियम आ गया। ठीक है। इसके अलावा क्लब के पास जो स्पेशल इवेंट्स होती हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो लोग, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी में वो लोग, कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोल के बैठे होते हैं, कोई डिस्पेंसरी खोल रखी है। तो आपको पता है इन सारी इवेंट्स में कुछ कंजम्पशन भी होता है। जैसे आपको पता है कि इफ़ यू आर हैविंग डिस्पेंसरी, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके मेंबर आ रहे हैं, बाहर वाले लोग आ रहे हैं, चैरिटी आप कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप खुद समझदार हो, अपना कॉमन सेंस तो है ना, कि अगर हम लोग डिस्पेंसरी चला रहे हैं तो वहाँ पे मेडिसिन लगेंगी, है ना। कोई हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, चलाते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करते हैं। तो वो सब खर्चे हैं जो एक क्लब को करने पड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका एक हेडिंग बना लेते हैं, टू, आप भी नोट कर सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ, अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, कंजम्पशन ऑफ, किसका कंजम्पशन? आओ पहला ABCD करके करते हैं। ए किसका? मेडिसिन का कंजम्पशन। मेडिसिन कंज्यूम हो गई ना, खर्च हुई, 1 करोड़ की मेडिसिन मंगाई,
सारी यूज हो गई, यहां लिखो। और क्या हो सकता है? स्पोर्ट्स मटेरियल, बिल्कुल सही पहचाना आपने, स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका कंजम्पशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? मेडिसिन का है, स्पोर्ट्स मटेरियल का है, स्टेशनरी का है, बिल्कुल सही बेटा, एकदम बढ़िया, आपको एकदम ठीक याद आ रहा है। मेडिसिन है अगर डिस्पेंसरी यूजर है, स्पोर्ट्स मटेरियल है अगर आपके पास छोटा सा क्लब है, स्टेशनरी वो तो होगी हमेशा। और क्या कंजम्पशन हो सकता है? ईटेबल आइटम्स, है ना, आपने कैंटीन बना रखी होगी, आपने छोटा सा रेस्टोरेंट बना रखा है, ओवर देयर वी आर आवर मेंबर्स आर यूजिंग कंज्यूमेबल आइटम्स, ईटेबल आइटम, जिसे हम लोग प्रोविजंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविजंस। हेलो, आप ये प्रोविजंस वो मत समझ लेना बेटा जो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुलनेस बनाते हो, है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो वाला प्रोविजन नहीं है। ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ईटेबल आइटम हैं, तो जो लोग नोट कर रहे हैं वो इसको ऐसे नोट कर लेना, ये सारे कंजम्पशन हैं, ये आपके यहाँ पर आएंगे। एक मज़ेदार चीज़ आप समझ लीजिए, साथ साथ जब ये बता रहे हैं तो आपको साथ साथ कुछ और चीज़ें भी बताते जाते हैं। बच्चों, मैं चाहता तो आपके सामने एक टाइप किया हुआ ला सकता था फॉर्मेट, लेकिन पर्पज़ ये था कि आपको सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पता लगे और आराम से पता लगे, इसलिए मैंने सोचा इंडिविजुअली लिख के डिस्कस करूँगा, है ना। तो आपकी बैलेंस शीट में एक बार चलते हैं। देखिए, ये हिस्सा तो आपका फिक्स एसेट्स का हो गया। अभी हम फिक्स एसेट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कंज्यूमेबल आइटम की बात कर रहा था, तो उससे रिलेटेड आपको बात बताने जाता हूँ। देखिए, फिक्स एसेट ही आ गई, मान लीजिए 4 से 5 लाइनें आपकी फिक्स एसेट में आ गई। फिर हम यहाँ से ले लेते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, अब आप सोच रहे होंगे सर जी अचानक से आप एक्सपेंडिचर से आप यहाँ कहाँ आ गए? बताता हूँ यहाँ क्यों आया हूँ मैं। हाँ, गुड मॉर्निंग बोलना चाहोगे एक बार? हाँ, है ना, जाग रहे हैं ना? यस डियर फ्रेंड्स, जागते रहना, फॉर्मेट आपको रटना नहीं पड़ेगा, पक्की बात है। दोस्तों, मेडिसिन है, आपने 1 करोड़ की मेडिसिन मंगवाई, राइट, आपने उसमें से पूरे साल में 90 लाख की मेडिसिन यूज कर दी, तो बाकी 10 लाख का क्या हुआ? वो तो बच गई ना, विच विल बी यूज इन द नेक्स्ट ईयर। तो जो 1 लाख की मेडिसिन बच गई या जितने की भी मेडिसिन बच गई, वो मेडिसिन आपकी एसेट है, करंट एसेट है, तो वहाँ पर क्या होगा? उसका स्टॉक हो जाएगा। तो हमारे पास जिन जिन चीज़ों का कंजम्पशन है उनका स्टॉक भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक टाइटल बनाते हैं, स्टॉक ऑफ किस किस का? मेडिसिन्स का। और किसका? स्पोर्ट्स मटेरियल का। बैलेंस शीट में ABC लिखना उतना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन्स और स्टेशनरी। कंज्यूमेबल आइटम, ईटेबल आइटम, आपने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई 10,000 बॉटल्स, 9,000 बोटल्स कंज्यूम्ड, 1,000 बोटल्स रिमेनिंग, क्या होगा? एसेट है, बची है, नेक्स्ट ईयर यूज होगी। तो स्टॉक ऑफ प्रोविजंस, अनयूज्ड प्रोविजंस, ये सारे आइटम आपके यहाँ पर आ जाएंगे, जो आप करंट एसेट है। मैं वापस आपको यहाँ ले चलता हूँ। यानी अगर आपके पास कंज्यूमेबल आइटम्स का स्टॉक है तो वो आपकी करंट एसेट है, तो वो आपको बैलेंस शीट में शो करनी है। मैं ये मानते हुए करा रहा हूँ कि आपने पहले कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको इस अंदाज में इसको सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम हो गए। और कौन सा खर्चा हो सकता है? और कोई भी खर्चा हो सकता है, जनरल खर्चे जो भी हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, वॉट एवर, कोई भी खर्चा। अब दोस्तों सुनिए ज़रा गौर से,
ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो इन जनरल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बचता है उसे क्या बोलती है? आपको पता होगा उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट वर्ड तो हम यूज़ भी नहीं करेंगे। प्रॉफिट, राम राम, शिव शिव शिव, प्रॉफिट तो हमारे लिए गुनाह है भाई, बिल्कुल। तो इसको कहें क्या? प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट बोलेंगे नहीं भाई, पाप पड़ेगा। हाँ, तो हाउ टू डिस्क्राइब इट, इसको डिस्क्राइब करने का बड़ा सा अच्छा शब्द है। इसको या तो आप सरप्लस कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? एक बार बोल के बताओ। सरप्लस। आप अपनी लोकेशन में बोलते भी रहा करो साथ साथ, इससे आपकी कनेक्टिविटी बनती है। सरप्लस है ना। सरप्लस को एक और भी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। सरप्लस कब आता है बताओ? अच्छा, कौन सी साइड ज़्यादा होने पर सरप्लस आता है? ऑब्वियसली इनकम साइड। तो हम कैसे लिखते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके बेटा। अब कोई बच्चा कहेगा सर लेकिन क्या जरूरी है कि हर केस में इनकम ही होगी? हर केस में प्रॉफिट ही होगा? क्या हमेशा सरप्लस ही रहेगा? नो, आई एग्री, हमेशा जरूरी नहीं है। कभी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो सकता है। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ तो आपको पता है उसे हम लॉस कहते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट नहीं है तो लॉस कैसा, है ना। हम लोग तो दूसरों के सामने क्या शो करेंगे जी, कहीं लॉस नहीं, उसको कहते हैं, आपको पता होगा, किसी को मालूम है क्या वर्ड होता है? यस, जिन लोगों ने पढ़ा है वो बताएं। मैं चाहता हूँ कॉपी में एक बार लिखो ज़रा। उसके लिए एक वर्ड होता है डेफिशिएंसी। दे यूज द वर्ड डेफिशिएंसी फॉर दैट। हम वहाँ पर डेफिशिएंसी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है बेटा, डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी को एक और नाम देते हैं, जैसे वहाँ था एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस बार हम पलट देंगे, इस बार कौन सी साइड ज़्यादा है? इस बार आपको पता है एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है। तो हम कैसे लिखेंगे? और इसको कैसे लिख सकते हैं? और यस डियर फ्रेंड्स, एक्सेस ऑफ, क्या लिखें, क्या लिखें, बोलो जल्दी बोलो। एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स। जब आप ये लिखते हो तो उसका मतलब बेटा डेफिशिएंसी लिखो, या फिर आप ऐसे लिख दो। सो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। कोई भी आइटम हो, एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर साइड लिखो, इनकम है आप इनकम साइड लिखिए, है ना। आगे चलकर हम कोशिश करेंगे आपको एक टाइप्ड फॉर्मेट भी, पीपीटी फॉर्मेट में प्रेजेंट करें, सो दैट आपको और अच्छा व्यू मिले। लेकिन तरीका ये है बनाने का, पर्पज़ ये था कि आपको तरीका समझ में आए, वरना किताबों में फॉर्मेट तो सब जगह दिए हुए हैं, कहीं से भी देख सकते हो, क्या दिक्कत है। गुड मॉर्निंग, जाग रहे हैं ना बेटा? आओ अब हम बैलेंस शीट को भी फाइनल करते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है, एनपी हो तो क्या हुआ, इनको एसेट्स भी चाहिए, लायबिलिटी भी होंगी, तो नो डाउट इनके पास होती हैं। करंट एसेट, जैसे किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स एसेट भी होती है, करंट एसेट होती हैं। अब पहले हम लोग करंट एसेट की बात कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी से। क्लास को ओवर करने से पहले हम लोग बहुत जल्दी से फटाफट से एसेट्स और लायबिलिटी की बात करते हैं। दोस्तों, स्टॉक होता है, डेटर्स। अब इसमें डेटर्स कहाँ से आएंगे? हम कोई माल तो बेचते नहीं हैं, तो इनके पास डेटर क्या हो सकते हैं? आप जो अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, उसके बदले में आप उनसे सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो सब्सक्रिप्शन का जो पैसा आपको नहीं मिला उसे हम लोग, आपको पता है जनरली उसको एक्रूड इनकम कहते हैं, पर यहाँ पर हम यूज़ द वर्ड, हम उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? चलो मैं थोड़ा गैप दे के लिखता हूँ। उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब कोई बच्चा कहेगा सर
मान लो हमें एडवांस मिल गया तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। यानी अगर आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। और क्या हो सकता है, डेट स्टॉक होता है, डेटर्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, नो डाउट वो यहाँ पर भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा, आपको कैश एट बैंक मिल जाएगा, यहाँ भी हो सकता है, बैंकों में अकाउंट होते हैं। सब्सक्रिप्शन के अलावा जो अदर इनकम है जैसे रेंट है, अदर है, वो एक्रूड भी हो सकता है। तो हम लोग एक्रूड इनकम भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर मान लो हम सब्सक्रिप्शन के साथ एक्रूड वर्ड यूज़ करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली यू विल फाइंड अ वर्ड आउटस्टैंडिंग या एरियर, ठीक है बेटा। ये आपको पता लगा है ना। सारी वो इनकम एफडी हो सकती है, एफडी है ना। आपके डेटर भी हो सकते हैं। सर डेटर अभी तो आपने कहा था नहीं होंगे। बेटा जो क्लब में लोग आ रहे हैं सर्विसेज लेने, आपके कैंटीन की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, अगर उन्होंने पैसे टाइम पर नहीं दिए तो आपके डेटर हो गए ना, है ना। सर डेटर है तो इसका मतलब क्रेडिटर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं क्रेडिटर, सोचो ज़रा कैसे हो सकते हैं। बेटे जो आपने जिन जिन चीज़ों को कंज्यूम करते हो, आपको पता है आप चीज़ें आप दो तरह से कह सकते हो, या तो आप कैश में कह सकते हो या उधार कह सकते हो। और आपको पता है इफ़ यू आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट, तो आप उधार खरीदोगे तो उन्हें आप क्या बोलते हो, उन्हें आप कहते हो क्या, उन्हें आप कहते हो क्रेडिटर्स। बिल्कुल सही पहचाना, वो आपकी लायबिलिटी है ना। आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। क्या बात करते हो सर, हाँ बेटा क्यों नहीं। आप अगर सर्विसेज उधार लेते हो तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, और आपके पास जनरली तो नहीं होगा पर पॉसिबल है कि बैंक ओडी भी आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो फैसिलिटी, आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अपने सप्लायर्स को कोई एडवांस दिया है तो आपका एसेट हो गई एडवांस पेड टू सप्लायर। अगर आपने सप्लायर को एडवांस दिया है तो वो आपकी करंट लायबिलिटी है ना। अगर आपको एडवांस मिला है, किससे मिलेगा बताओ, एडवांस फ्रॉम डेटर यानी कस्टमर, वो आपकी लायबिलिटी है। यस और नो, यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब इतनी चीजें होने के बाद एक ऐसा हिस्सा जहां पर आपको दिक्कत आएगी इस चैप्टर में, देखिए जो नॉर्मल डोनेशन मिलता है वो डोनेशन तो आप कैपिटल फंड में ऐड करते चले जाते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको याद होगा जो बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने स्पेशल डोनेशन दिया था किस पर्पस के लिए, बिल्डिंग के लिए। तो आप याद रखो इफ़ यू हैव गॉट द स्पेशल डोनेशन, तो वो डोनेशन को आप खर्च कर सकते हो ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दैट एक्टिविटी। अगर बिल्डिंग के लिए मिला है तो बिल्डिंग में खर्च होगा, अगर आपको प्राइज बांटने के लिए मिला है तो आप प्राइज बांटोगे, अगर आपको स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराने के लिए डोनेशन मिले तो आप टूर्नामेंट करेंगे। तब तक उस पैसे का होगा क्या, आप याद रखें उस पैसे को एक फ़ंड के नाम से हम स्टोर करते हैं। हाँ, आपको बताना भूल गया था, जो सरप्लस आया था वो एक तरह का प्रॉफिट है, वो आप यहाँ पर ऐड करोगे, कहाँ पर, और डेफिशिएंसी है तो लेस कर दोगे, ठीक है। अब आपके फ़ंड की बात आते हैं। अगर आपको बिल्डिंग के नाम पर फंड मिला है, डोनेशन मिला, तो उसका बिल्डिंग फंड बना दोगे। अगर आपको टूर्नामेंट के नाम से डोनेशन मिला है तो उसका टूर्नामेंट फंड बना दोगे। अगर आपको प्राइज बांटने के लिए फंड मिला है, डोनेशन मिला है, तो प्राइज फंड के नाम से उसको रखोगे, है ना। कभी कभी आपको ऐसे ही एक और भलाई के लिए फंड, एंडोमेंट फंड, जिस फंड के जिस पर्पस के लिए डोनेशन मिले उस नाम से फंड आपकी बैलेंस शीट में आएगा। कैसे आएगा, ये यहाँ कैसे पहुँचेगा, इसकी शो यहाँ कैसे होगी, वो सब आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जितने नाम से फंड है
उतने ही नाम से आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएंगे, है ना। ये बात इस एनपीओ में स्पेशली समझने वाली है। इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट, जितने भी तरह के आपके पास फंड हैं, जैसे बिल्डिंग फंड है तो हो जाएगा बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स। उस पैसे को हम उस फंड के नाम से ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैसे करते हैं मैं आगे चल के सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको केवल इससे अवेयर करा रहा हूँ। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स, है ना, और एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। और फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट है बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कार, एसी, ये सब। इसके अलावा आपको एक स्पेशल एसेट मिल जाएगी, दो। एक तो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एक एसेट आपको ये मिलेगी, और दूसरा आपको इसमें बुक्स नाम की एसेट मिल जाएगी। सो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था आपके सामने एक स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर योर एनपीओस इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है, मैं बस ये कह सकता हूँ कि आप अपने दोस्तों को मोटिवेट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाइक करें, जिनसे कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा मिल सके, बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और श्योरली ये सब चीज़ें आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ एडिशन ज़रूर कहेंगे। और दोस्तों, मैं सी अविनाश गुप्ता इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप जो सोच सकते हो वो कर भी सकते हो, बस आप एक बार अपने पे यकीन करके तो देखो, हर चीज़ पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, अब टाइम है आपसे विदा लेने का। इसी तरह से जैसे हम मिल रहे थे पहले, कंटिन्यूसली हम मिलते रहेंगे और नई नई चीज़ें करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।